गोविंदपुर गांव में ऐसा कोई नहीं था जो सत्यानंद को ना जानता हो। समृद्ध, सच्चा और बहुत ही दानी व्यक्ति था। ऐसा नहीं, वो ग्रामीणों को बहुत मदद भी किया करते थे। उनकी एक बेटी थी अवंतिका, जिसका रंग काला था। भले ही अवंतिका का रंग काला था, लेकिन उसका दिल शुद्ध, बिल्कुल चमकदार मोती जैसा था। बिल्कुल नकारात्मक सोच के बिना कीचड़ में खिला हुआ एक कमल। अब उसकी शादी की उम्र हो चुकी थी, इसीलिए पिता उसकी शादी के बारे में सोच रहे थे। अब बेटी का राय लेना था, इसीलिए पिता अवंतिका के कमरे में आते हैं, जो अपने कमरे में बैठ के सिलाई बुनाई कर रही थी। क्या बात है पिताजी, आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? हाँ बेटा, मैं तुम्हारी शादी के बारे में तुम्हारी राय लेने आया हूँ। मेरे तरफ से हाँ है पिताजी, मैं ससुराल जाना चाहती हूँ। ये सुनकर सत्यानंद बहुत खुश हो गए। फिर बिना कुछ कहे वे हॉल में आकर अपना फोन उठा के शारदा को फोन लगाते हैं। उधर दूसरे तरफ शारदा फोन उठाती है। हेलो दीदी, मैं सत्यानंद बोल रहा हूँ। हेलो सत्यानंद जी, कैसे हैं? अवंतिका कैसी है? आपके घर में बहू बन के आने के लिए अवंतिका तैयार है। अब देर मत कीजिए, अपने बेटे को लेकर जल्द से जल्द हमारे घर आइए। हम नहीं आएंगे, आप अपनी बेटी को लेकर हमारे घर आ जाइए। पर शादी से पहले हम अपनी बेटी को लेकर आपके घर कैसे आए? अब ये मैं भी कह सकती हूँ, पर कार, बस, फ्लाइट, ट्रेन, बैलगाड़ी, जो भी आपको मिले वो लेकर आ जाइए। ठीक है बहन जी, अपने बेटे को ये बात बताना मत भूलिएगा। ठीक है भाई साहब, आज ही मैं अपने बेटे को इस बारे में बताऊंगी। जैसे ही शारदा ऐसा कहकर फोन रखती है, तब तक प्रसाद और रमेश तैयार होके हॉल में आते हैं। शारदा प्रसाद को इशारा करती है पूछने के लिए। रमेश ये देख लेता है। पूछिए पिताजी, माँ आपसे मुझे क्या पूछने के लिए कह रही है? वो तुम्हारी शादी के बारे में। हाँ, कौन है लड़की, कहाँ रहती है, क्या पढ़ाई लिखाई की है और क्या नौकरी करती है? उसके माता पिता के सारे विवरण बताइए। अगर पसंद आया तो मैं हाँ कह दूंगा। अरे इसमें कोई नई बात नहीं है। जब तुम बच्चे थे, अवंतिका के साथ पुतला लेकर शादी खेलते थे, याद नहीं? उस गांव की चाचा की बेटी के बारे में कह रहे हैं? हाँ बेटा, अवंतिका, वो काली कौवा जैसी, काजल की तरह, जली हुई बर्तन की तरह उस अवंतिका से मेरी शादी कराओगी? हाँ बेटा, बचपन में ही हमने वादा कर दिया था, अब मौका मिला है वादा पूरा करने का। वो चाचा हमें बहुत मदद किए थे। देखो बेटा, हो सकता है वो कोयल की तरह काली हो, पर उसका दिल सोने जैसा है। एक लौती बेटी है, बहुत जायदाद है। तुम्हें न्यूज रीडर नहीं रहना पड़ेगा, पूरा न्यूज चैनल के मालिक होगे। पिताजी, मुझे न्यूज चैनल का मालिक नहीं होना है, मैं न्यूज रीडर ही ठीक हूँ, पर मैं उस काली कौवे के साथ शादी नहीं कर सकता। ये बात सुन के शारदा गुस्से से कहने लगती है, अगर तुम ना कहोगे तो मुझे मरा हुआ पाओगे। 2 दिनों में अवंतिका उसके पिताजी के साथ यहाँ आ रही है, तुम अवंतिका से ही शादी करोगे। ये मेरा वचन है और मेरा वचन ही शासन है। ऐसा कहकर शारदा चली जाती है। रमेश भी गुस्से से घर से बाहर चला जाता है। वहाँ से पार्क में जाके सोचने लगता है कि उसकी जिंदगी में आने वाले इस ब्लैक ड्रैगन से उसे कैसे छुटकारा मिल सकता है। तभी रमेश के दिमाग में भाड़े वाली बहुरानी की तरकीब आती है। रमेश खुश हो जाता है। ये तरकीब तो बहुत अच्छी है, पर इस बात के लिए कौन लड़की तैयार होगी? जब वो ऐसा सोच ही रहा था, तभी उसे अपना एक दोस्त श्रीकांत याद आता है। फोन करके उसे पूरी बात बताता है और उससे मदद मांगने लगता है। श्रीकांत अनामिका का नंबर देता है, जो कि छोटी मोटी चोर भी थी और बहुत एक्टिव पर्सन थी। रमेश अनामिका के बारे में पूछता है, तो वो कहता है कि तुम्हें अनामिका के बारे में विवरण चाहिए या फिर इस मुसीबत से निकलने का तरीका चाहिए। अनामिका के बारे में कुछ ना बता के बस उसका नंबर दे देता है। रमेश तुरंत अनामिका को फोन लगाता है और कहता है श्रीकांत से नंबर मिला है और उसे पार्क में आने को कहता है। 1 घंटे बाद अनामिका रमेश के पास पार्क में आती है। रमेश उसे पूरी बात बताता है। भाड़े की बहू बनके तुम्हें मेरे घर चलना है, नहीं तो मैं तो फंस जाऊंगा। अरे ये भाड़े की बहू रानी का किस्सा क्या है? और कोई चारा नहीं है, आपको भाड़े की बहू रानी बनना पड़ेगा। जब तक अनामिका ना मान जाए तब तक रमेश अनुरोध करता रहा। आखिरकार अनामिका भाड़े की बहू बनने के लिए तैयार हो गई। अगले दिन सुबह सुबह जब घड़ी में 9 बज रहे थे, अनामिका अपना सूटकेस लेके शारदा के घर पहुंच जाती है। सामने ही उसे शारदा और प्रसाद एक साथ दिख गए। जैसा उन्होंने कहा था, दोनों ही नाटे नाटे हैं, लाल रंग के हैं। इसका मतलब आप दोनों ही रमेश के माता पिता है ना? हाँ हाँ, हम ही रमेश के माता पिता हैं। लेकिन क्यों? तुम कौन हो? इस घर की बहुरानी हूँ। 2 महीने पहले ही रमेश ने मुझसे शादी की है। जब भी मैं कह रही थी उसे यहाँ ले आने के लिए, वो कुछ ना कुछ बहाने बना के इस बात से भाग रहा था। जब मुझे बहुत गुस्सा आया तो उसने ये बता दिया और कहा आने के लिए।
रमेश, इधर हॉल में आना जरा। अनामिका आई है, कह रही है वो इस घर की बहू है। ये सब क्या है? जब शारदा ऐसा कहती है तो रमेश को बहुत बुरा लगता है। वो बेडरूम से हॉल में आता है। उसने कहा अनामिका ने सच कहा। फिर अनामिका को वो अपने कमरे में जाने को कहा। बिल्कुल ठीक उसी वक्त सत्यानंद अपनी बेटी अवंतिका को लेकर गांव से आते हैं। ये बात किसी ने गौर ही नहीं की। अब अवंतिका आ गई तो हम उसे क्या कहेंगे? देखो माँ, मैंने पहले ही कहा है, मैं उससे शादी नहीं करूंगा। उस कौवा, कोयला, ब्लैक पेंसिल जैसी लड़की से बिल्कुल नहीं करूंगा। ये सारी बातें सुन के अवंतिका रोने लगती है। सभी को लगता है कि कहाँ से रोने की आवाज आ रही है। पीछे मुड़ के देखते हैं कि अवंतिका रो रही है। सत्यानंद बड़े गुस्से में है। अब शारदा प्रसाद क्या करे समझ में नहीं आ रहा है। रमेश फिर अवंतिका के पास जाके कहने लगता है, देखो अनामिका, बड़ों की कहने की वजह से अगर मैं तुमसे शादी कर लूं तो मैं पूरी जिंदगी सुखी नहीं रह पाऊंगा। कोई ना कोई होगा जो तुम्हें पसंद करेगा, तुम उससे शादी करो, पूरी जिंदगी तुम सुखी रहोगी। इस तरह से वो समझाने की कोशिश करता है। सत्यानंद के पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए अवंतिका को लेकर वहाँ से वो चले जाते हैं। अनामिका जो भाड़े की बहू बनकर आई थी, उसने शारदा के बिस्तर के ऊपर एक चाबी का गुच्छा देखा। वो देर न करते हुए जल्दी से अलमारी खोल ली। फिर सारे जेवर, पैसे, बनारसी साड़ियाँ एक बैग में रखती है और जैसे ही देखती है कोई उसे नहीं देख रहा है, वो चाबी का गुच्छा वहीं पे रख के सारा सामान लेकर वहाँ से अनामिका निकल लेती है। अनामिका जो भाड़े की बहू बनकर आई थी वो तो चोर निकली। इस बात से रमेश, प्रसाद और शारदा जोर जोर से रोने लगे। देख लिया ना, शादी से बचने के लिए रमेश चोर अनामिका के हाथों फंस गया। अब रमेश घर का रहा न घाट का। अनामिका चोरी करके सारे पैसे, जेवर, साड़ी सब लेकर गायब हो गई और रमेश हाथ पे हाथ धरे बैठा रहा। करीबन रात के 11 बज चुके थे। प्रसाद बिस्तर पे सो रहे थे। उन्हें अचानक से प्यास लगती है, इसीलिए वो उठ के हॉल में जाने लगते हैं। देखते हैं सास बहू शारदा अनामिका तभी भी जगी हुई है और टीवी देख रही है। उन्हें देखकर वो कहने लगते हैं, शारदा अभी भी सोई नहीं? यहाँ सास बहू मिलके टीवी देख रही हो? नींद नहीं आ रही थी ना? अरे बहू, तुम्हें भी नींद नहीं आ रही थी क्या? मुझे तो आ रही है पिताजी, पर सासू माँ यहाँ पे हॉल में अकेली बैठी है, ये देखकर मैं साथ देने आ गई। देखो बहू, सासू माँ को लेकर तुम चिंता मत करो। अगर घर पे शेर घुस आए ना, वो तुम्हारी सासू माँ को देखकर भाग जाएगा। ये शेरनी से कम है क्या? अगर भूत भी घुसे तो भूत भी इसे देखकर भाग जाएगा। क्यों पिताजी? छोटा भूत बड़े भूत को देखकर भागेगा नहीं तो क्या करेगा? ये कहकर वो शारदा को देखकर हंसने लगते हैं। शारदा का मुंह फूल जाता है। फिर वो मुस्कुरा के वहाँ से चले जाते हैं। माँ जी, पिताजी चले गए हैं और रात के 12 भी बज रहे हैं। फिर देर किस बात की बहू, चलो हम अपना भेष बदल लेते हैं। ऐसा कह के सास बहू किचन में चली जाती है। इधर हॉल में टीवी चलता रहता है। 5 मिनट के अंदर सास बहू दोनों ही चोर के भेष में बदल जाती हैं। 5 मिनट में सास बहू चोरी करने के लिए तैयार होके बैग लेके हॉल में आ जाती है। टीवी ऑफ करती है, फिर घर से बाहर निकल आती है। इस बात का भी ख्याल रखती है वो दोनों कि कोई उन्हें देख ना ले, इसीलिए धीरे धीरे चल के आके वो एक पेड़ के नीचे रुकती है। बहू, जैसा परिकल्पना किया था, तुम पंचायत वनजा के घर में जाओ और मैं उप पंचायत उमा के घर जाती हूँ। ठीक है सासू माँ, और जैसे ही काम खत्म हो जाए हम यहीं पे आके मिलेंगे। इस तरह से सास बहू बात करती है, फिर अपनी अपनी दिशा में चली जाती है। भौंकते हुए कुत्तों की परवाह ना करते हुए शारदा आगे बढ़ते जाती है। आधे घंटे के अंदर उप पंचायत उमा देवी के घर से शारदा एक बैग फेंकती है। फिर बहुत ही कष्ट से दीवार को फांद के वो बाहर निकल आती है और उस बैग को सर पे लेके उस पेड़ के नीचे आके रुकती है। बहू ने अपना काम किया या नहीं? इस तरह से अपनी बहू के बारे में सासू माँ सोच रही थी। उधर बहू रानी बिना आवाज किए धीरे से गेट खोलती है और एक छोटा सा बैग लेके वो उस पेड़ के पास आके पहुँचती है। फिर वहाँ सास बहू दोनों मिलती हैं। ये क्या, पंचायत के घर में इतना कम सोना दाना और पैसा? हाँ सासू माँ, हम जैसे चोरों से डर के ही शायद उन्होंने सब कुछ बैंक में रख दिया होगा। फिर तो पंचायत के घर ही जाना ठीक रहा। पहले चलिए हम घर चलते हैं सासू माँ। अभी नहीं बहू, एक और घर चोरी करके तब घर जाएंगे। कौन से घर पे चोरी करना है, जल्दी बताइए ना माँ जी। अगर हम इधर से चलते रहे तो लगता है
आखिरी घर हमारे लिए सही रहेगा। वहाँ पे हमें कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। फिर देर किस बात की सासू माँ, चलिए चलते हैं। इस तरह से सास बहू चर्चा करती है। फिर सास एक बड़ा सा बोरा सर पे रखती है और बहू छोटा सा बोरा अपने हाथ में पकड़ती है और सास बहू मिलके जहाँ जाने का सोची थी वहाँ चली जाती है। वहाँ दरवाजा खुला हुआ था। वो जाके झांक के देखती है, वहाँ पे कोई नहीं है। उन्हें लगा यही सही वक्त है। सास बहू दोनों अंदर घुस जाती है। बस यही उनकी गलती थी। चोर सास बहू पूरा घर घूम के देखती है पर कोई नहीं दिखता। वो एक गरीब महिला कावेरी का घर था। जब वो वहाँ से बाहर निकल के आने ही वाले थे तभी कावेरी, उसके पति और 2 बच्चे घर लौट आते हैं। अब उन्होंने चोर सास बहू को देख लिया। उन लोगों को भी ये बात समझ में आ गई। तभी अनामिका सासू माँ के कान में फुसफुसा के कहने लगी, सासू माँ, अगर इन्होंने चिल्ला दिया तो पूरे गांव वाले आके हमें धोबी के कपड़ों की तरह पीट पीट के साफ कर देंगे। तुम कुछ मत कहो बहू, मैं बात करती हूँ उनसे। ऐसा कह के शारदा उनको देखती है। आप लोगों को देखकर लग रहा है कि आप लोग चोर हैं, पर हम बहुत गरीब हैं माँ। हमारे पास कुछ भी नहीं है जो आप चोरी करके ले जा सके। मेहनत करके भी पैसे नहीं होते कि हम 2 वक्त खाना खाए, इसीलिए हम जहर खाने गए थे। पर बच्चों को अपने हाथ से कैसे मारे, इसलिए लौट आए। उनकी बातें सुन के सास बहू की आंखें भर आई। तुम लोगों के बारे में किसी को नहीं बताएंगे, तुम लोग चले जाओ। जब उन्होंने ऐसा कहा तो सास बहू को अपना बोरा लेकर वहाँ से जाने का दिल नहीं किया। उन्होंने अपना बोरा उन्हें दे दिया। फिर उनसे देर तक बातें करती रही। बात करते करते सुबह हो गया। करीबन सुबह के 8 बज गए। इधर बाप बेटे को जब सास बहू नहीं दिखी तो उन्हें ढूंढने लगे, पर वो कहीं नहीं मिली। फिर वो दोनों हॉल में आके बैठ के एक दूसरे से बात करने लगे। पिताजी, ये सास बहू गई कहाँ? पता नहीं बेटा, रात के 11 बजे तो ये दोनों बैठकर टीवी देख रही थी। ऐसा तो नहीं कि सास बहू दोनों में लड़ाई हो गई और मुंह फुला के अपने अपने मायके चले गई। अरे नहीं पिताजी, ऐसा नहीं हुआ है। हो सकता है कि हमारी नींद खराब ना हो, ये सोचकर वो चुपचाप खेत चली गई हो। एक बार जाके मैं खेत में देख कर आता हूँ। अरे रुको, मैं भी चलता हूँ। नहीं पिताजी, अब घर पर ही रहिए। सास बहू अगर घर लौटती है तो मुझे फोन कीजिए, मैं घर आ जाऊंगा। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। प्रसाद ऐसा कहते हैं। फिर रमेश बाइक लेके खेत की तरफ चला जाता है। सोफे पे बैठ के प्रसाद बार बार दरवाजे की तरफ देख रहे थे। रमेश जो खेत में गया था वहाँ पे भी उसे सास बहू दिखी नहीं। ये देखकर वो थोड़ा परेशान हो गया। इधर प्रसाद कहने लगे, हे भगवान, ये सास बहू गई कहाँ? इस तरह वो ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। उधर वो देखे कि सास बहू कावेरी के घर पे बैठ के चाय पी रही है। कावेरी, अब हम चलते हैं। मैं बहुत खुश हुई शारदा दीदी। आज तक मैंने आप जैसे चोर कभी नहीं देखा। रात में आप लोग हमारे घर चोरी करने आए, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मुझे पूरा भरोसा है ईश्वर ने ही आपको हमारे घर भेजा था। ठीक है कावेरी, जो होता अच्छे के लिए होता। अब हमें भी अपना घर जाना होगा। ठीक है शारदा जी, ध्यान से जाइएगा। कुछ जरूरत हो तो मैं आपके घर आ जाऊंगी। आज तक मैंने सदाचारी दंपति के बारे में सुना था और देखा था, पर आज मैंने चोर सास बहू के रूप में पुण्य सास बहू को देखा और ये देखकर मेरा दिल खुश हो गया। बच्चों का ध्यान रखना कावेरी। ऐसा कहकर वो वहाँ से निकल गई। जल्दी जल्दी जाके जब उन्होंने बाप बेटे को नहीं देखा तो वो दोनों हड़बड़ा के घर के अंदर जाने लगी। प्रसाद जल्दी से फोन करके रमेश को बता दिया कि महिलाएं घर लौट आई है। रमेश जल्दी से घर लौट आया। तब तक सास बहू ने भी एक कहानी सुना के निपट ली। इस तरह सास बहू के चोरी से एक गरीब परिवार अपने दुखों से बाहर निकल आया।